नमस्कार व्यूवर्स। नवंबर 19 2021 मोदी जी हर बार की तरह फिर से एक बार आगे आते हैं और आगे आके 2020 का जो 3 फार्म लॉस था उसे वापस लेने का वादा करते हैं। इस नए स्टेटमेंट को सुनने के बाद एक तरफ खुशी की लहर टूट जाता है और जो किसान वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे वो अब एक सेलिब्रेट करने लग जाते हैं और देश भर में जो उनका सपोर्टर्स थे वो इन्हें एक डेमोक्रेटिक विक्ट्री की तरह देखते हैं। बट दूसरी ही तरफ कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ न्यूज़ रिपोर्टर्स अपना नाराज़गी पेश करते इस डिसीजन के ऊपर और कहते हैं कि मोदी जी ने स्टेप लिया है ताकि देश को बचाया जाए। उनके हिसाब से जो सिंघू बॉर्डर में फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और उनसे बचने के लिए या फिर देश को बचाने के लिए ही मोदी जी ने ये स्टेप लिया है। ये उनके लिए एक मास्टर स्ट्रोक है। खैर जो भी हो, मोदी जी ने चाहे किसी भी चीज़ के लिए डिसीजन लिया हुआ हो, बट अब लग रहा था कि देश स्टेबल पोजीशन पे आ जाएगा। जो फार्मर्स है वो अपना प्रोटेस्ट को वापस ले लेंगे, वो 3 कानून फिर से वापस ले लिया जाएगा और देश का नेशनल हीरो फिर से एक बार मोदी जी सीना तान के खड़े होंगे। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि आज के टाइम पर भी किसान अपने आंदोलन पर अड़े हुए हैं। फार्मर्स ने अपने प्रोटेस्ट को शुरू किया था 2020 के 3 फार्मर्स लॉ को वापस लेने की मांग पर असल में उसके पीछे और भी 5 ऐसे इश्यूज थे जहां पर ये किसान इंप्रूवमेंट चाहते थे। उन्हीं में से जो पहला 3 था वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आज के डेट पर भी किसान बस उसी को लेकर प्रोटेस्ट जारी रख रहे हैं। और ये 3 जो मांगे हैं वो असल में एक दूसरे के साथ लिंक्ड है और वो लिंकर का काम करता है MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। किसान चाहता है कि MSP को हर एक फसल के ऊपर लागू कर दिया जाए और MSP को एक लॉ भी बना दिया जाए ताकि देश भर में किसान जो है उनका लाभ उठा सके और ये उनके लिए एक अधिकार बन जाए। MSP को कैलकुलेट करने के लिए श्री स्वामीनाथन जी का 2005 का जो फॉर्मूला है उसका यूज किया जाए। पर अगर आपको इन 3 मांगों के बारे में सही तरीके से समझना है तो उससे पहले आपको इंडियन MSP सिस्टम को सही तरीके से समझना जरूरी है। इंडियन MSP सिस्टम का बेसिकली 3 नोड्स है। पहला है फार्मर, दूसरा है FCI या फिर सरकार और तीसरा है रेशन शॉप्स। पहले एक फार्मर अपने खेतों पर फसल को उगाते हैं और उसके बाद उसे किसान मंडी तक ले आते हैं और फिर FCI अपने एजेंट्स के द्वारा उस फसल को MSP पर प्रोक्योर करते हैं और गोडाउन पे स्टोर करते हैं और फिर साल के अलग अलग समय पर देश भर में जो रेशन शॉप्स है उसमें भेजा जाता है प्रोसेस कर ताकि लोगों को चीपेस्ट दाम पर वो ग्रेन्स मिल सके। अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो ये सिस्टम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है और इससे हम हमारे देश के जो 2 मेन प्रॉब्लम्स है उसको काउंटर कर सकते हैं। पहला है किसानों को अपने फसल का सही दाम मिल जाता है, एटलीस्ट MSP में उनका लॉस नहीं होता, तो उनका फार्मिंग में जो इंटरेस्ट है वो बना रहता है। और दूसरा है भारत के जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले नागरिक है उनको एटलीस्ट 2 वक्त का रोटी नसीब होता है, भूखा नहीं रहना पड़ता। बट अगर एक सिस्टम थ्योरेटिकली इतना ही अच्छा है या फिर इतना ही एफिशिएंट है तो किसान उसके विरुद्ध प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं और MSP को एक लॉ बनाने की दावी क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि पहला, FCI सिर्फ उतना ही फसल को प्रोक्योर करते हैं जितना अपने रेशन सिस्टम के लिए जरूरत है, यानी बाकी के जो फसल है उसको किसान मंडी से बाहर कम से कम दामों पे बेचना पड़ता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लॉस होता है एक किसान को। अगर 2015 का शांता कुमार रिपोर्ट देखा जाए तो उनके हिसाब से सिर्फ 6% फार्मर्स ही है पूरे इंडिया पे जिसको MSP का लाभ मिलता है। बट एक्चुअल में ये रिपोर्ट गलत था, क्योंकि इस रिपोर्ट पे सिर्फ चावल और गेहूं को ही काउंट में लिया गया था, बाकी 21 प्रोडक्ट जहां पे MSP लागू है उसको नहीं लिया गया था। पर मिनिस्ट्री ऑफ फूड का डेटा अगर देखा जाए उस डेटा पे हमें ये मिलता है कि देश के 15 से लेके 20% किसानों को MSP का लाभ मिलता है, पर फिर भी ये नंबर बहुत ही छोटा है, क्योंकि इनमें से ज्यादातर जो किसान है वो या तो एलीट किसान है, उनके पास बहुत सारा जमीनें हैं, या फिर उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, या फिर कहीं पर पॉलिटिकल कनेक्शन। पर जिनके पास पॉलिटिकल कनेक्शन भी नहीं है, ना ही उसके पास पैसे है और ना ही एक एलीट फार्मर है, उनके लिए MSP सिस्टम आज तक भी बेनिफिशियल नहीं है। दूसरा है MSP एक स्कीम है, कोई लॉ नहीं, तो किसान मंडी के बाहर इसको लागू करना लगभग इम्पॉसिबल है। MSP सिस्टम का जो तीसरा प्रॉब्लम है वो है MSP का वैल्यूएशन यानी MSC का वैल्यू। अगर चावल का एग्जाम्पल लिया जाए तो पिछले साल चावल के MSP पर सिर्फ 72 रुपीज का एक इंक्रीमेंट देखा गया, जो सिर्फ 3.83% का इंक्रीमेंट है। अगर देखा जाए कि 19 सालों पर जो इन्फ्लेशन रेट था वो 6.18% से ऊपर था, यानी लगभग 115 रुपए का एक इंक्रीमेंट लाजमी था, बट ऐसा नहीं होता है। इसीलिए किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये दावी उठा रहे हैं कि आगे आने वाले वक्त पर
जो ट्रेडिशनल मेथड है एमएसपी को कैलकुलेट करने का, उसे हटा दिया जाए और श्री स्वामीनाथन जी ने अपने 2005 की रिपोर्ट पर जो फॉर्मूला बताया था उसको यूज किया जाए। श्री स्वामीनाथन जी के हिसाब से एक फसल का एमएसपी एटलीस्ट उसके लागत का 1.5 गुना होना चाहिए। बट ये कहानी सिर्फ 1 साल पुराना नहीं है दोस्तों, उससे भी पहले जब मोदी जी सीएम थे गुजरात के, तब भी उन्होंने एमएसपी लॉ सपोर्ट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट के विरुद्ध में जाके। बट ऐसा क्या होता है कुछ सालों में कि एक सीएम जो एमएसपी को सपोर्ट कर रहा था वो प्रधानमंत्री होने के बाद भी एमएसपी लॉ को नहीं लाता या फिर लाने में इतना देर कर देता है। इसके पीछे भी बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, बट वो सिंपल है और इस सिस्टम के अंदर ही छुपा हुआ है। सरकार के इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स को समझने के लिए हम चावल का एग्जाम्पल लेते हैं। एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जब चावल खरीदता है वो 18.40 रुपीज पर केजी के दाम पर खरीदता है और आगे जाके उसको प्रोसेस करता है, स्टोर करता है और देश भर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसके बाद सिर्फ 4 रुपए पर किलो के हिसाब से नागरिक को बेचा जाता है। यानी एक ह्यूज लॉस उठाता है एफसीआई और इस लॉस का भरपाई करता है हमारा खुद सरकार रिलीफ फंड देकर। सिर्फ फरवरी 2021 पर ही एफसीआई को हमारे सरकार ने 17,000 करोड़ का एक रिलीफ फंड दिया था, जो हमारे जीडीपी का 0.08% के लगभग करीब है। पर फिर भी एफसीआई का प्रॉब्लम्स यहाँ पे खत्म नहीं होता। एफसीआई का डेब्ट अभी भी ट्रिलियंस पर है। देखा जाए तो हर एक किसान का फसल को अगर सरकार प्रोक्योर करना चाहे तो बहुत ज्यादा पैसे का जरूरत है, पर इतना ज्यादा पैसा अभी इस वक्त के लिए सरकार के पास नहीं है। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है एफसीआई गोडाउन्स को लेकर। एफसीआई के पास कुछ नंबर ऑफ गोडाउन्स ही हैं। अगर उससे ज्यादा फसल उसको प्रोक्योर करना पड़े तो आगे जाके वो फसल नष्ट हो सकता है और उसका सही इस्तेमाल नहीं हो सकता है, तो फिर से सरकार का घाटा और एफसीआई का भी। बट अगर हम इस 2 कारण को नजरअंदाज कर देते हैं और सरकार एमएसपी लॉ को लागू कर देते हैं, यानी एमएसपी देश में एक लॉ बन जाता है, अधिकार बन जाता है, तो फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगा। हर एक चीज की तरह इसका भी रिजल्ट कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव आएगा दोस्तों। अगर पॉजिटिव चेंज का ही बात किया जाए दोस्तों, तो आगे आने वाले टाइम पर फार्मर्स को अपने फसल का सही दाम मिल जाएगा और उनका जो मोटिवेशन है फार्मिंग की तरफ वो बना रहेगा। अगर एक किसान के पास इनकम रहे तो अपने बच्चों को वो स्कूल कॉलेजेस में हायर एजुकेशन के लिए भेज पाएगा। जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फार्मर्स आएगा वो उस प्रोबेबली बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होगा, यानी हमारे फार्मिंग सिस्टम पर भी एक रेवोल्यूशन देखा जाएगा और ओवरऑल देश का जीडीपी ग्रोथ ऊपर जाएगा। पर अगर नेगेटिव साइड का बात किया जाए तो इसके कारण से हमारे देश का जो ग्रेन्स का कॉस्ट है वो आगे आने वाले टाइम पर बढ़ जाएगा। हालांकि इससे जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हमारे नागरिक है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उनको रेशन शॉप से वो मिनिमम प्राइस पर मिल जाएगा। बट जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है जिसको बीपीएल फैसिलिटीज नहीं मिलता, उनके लिए एक प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा, क्योंकि भारत में अभी भी बहुत सारे फैमिलीज ऐसे भी हैं जो अगर ग्रेन्स का कॉस्ट बढ़ जाए तो वो उनको अफोर्ड करने लायक नहीं है। तो देश में फिर से एक स्मॉल सेगमेंट के लोगों के बीच भूखमरी देखा जा सकता है। एमएसपी सही है या गलत है, इस चीज के ऊपर मेरा कोई राय नहीं है या फिर मैं डायरेक्टली कुछ बताना नहीं चाहता, पर ये आपके ऊपर है और आपका राय क्या है। क्या देश में एमएसपी को लॉ बना देना चाहिए या फिर एमएसपी को इसी तरह से एक स्कीम कंटिन्यू करना चाहिए? नीचे जाके मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए आपकी राय क्या है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप मुझको सपोर्ट करना चाहते हो या फिर इस चैनल के साथ रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, स्पेशल करके जो किसान भाई हैं उनके साथ, क्योंकि उनको इस डेटा का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के टाइम पर। नमस्कार।